नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस से संबंधित आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादक इत्यादि से अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह किया गया है। पहला प्रश्न इसका है कि पर्यावरण के अंतर्गत है, यानी पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, यह पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन है जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों आता है, इसलिए इसका राइट आंसर घो होगा। जलमंडल की बात करें तो 71% जलमंडल है। इसी में स्थलमंडल देखा जाए तो 29% है, और वायुमंडल की जो मुख्य गैसें हैं उसको देखें तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, और उसी प्रकार से CO2 की मात्रा 0.03% है। दूसरा प्रश्न, जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उनके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल। तो इसका राइट आंसर को है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो इसे दो घटक में विभाजित किया गया है। इसका पहला है जैव घटक, और दूसरा है अजैव घटक। यानी जैव घटक के अंतर्गत पौधे, जंतु, मनुष्य और सूक्ष्म जीवधारी आते हैं, और इसी में अजैव घटक के अंतर्गत वायु, मृदा, जल, प्रकाश, ताप इत्यादि आता है। तीसरा प्रश्न है कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन है पार्क, फुलवारी, कृषि भूमि, समुद्र। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत समुद्र आता है, और इसके बाद जो शेष है पार्क, फुलवारी, कृषि भूमि, यह मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ होता है। चौथा प्रश्न, जीव मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहा जाता है? यानी जीव मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जलमंडल, स्थलमंडल, पारिस्थितिक तंत्र और वायुमंडल। तो जीव मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर गो इसका राइट है। और पारिस्थितिक तंत्र में हम लोग देखे ही थे कि जैव घटक और अजैव घटक आता है। जैव घटक के अंतर्गत पौधे, जंतु, मनुष्य, उसके बाद अजैव घटक वायु, मृदा, जल है। अगला प्रश्न, सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटनकर्ता और सूक्ष्म उपभोक्ता। तो सूर्य के विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है उत्पादक, यानी कि ऑप्शन नंबर खो राइट है। उत्पादक वह जीव है, उत्पादक के रूप में विशेष रूप से जाने कि वह जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को, यानी कि सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है वह विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करता है, और पुनः उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो पर्णहरित सूर्य की रोशनी, जल, CO2 की आवश्यकता होती है, उससे वह भोजन तैयार करता है। इसी वजह से इसे उत्पादक कहा जाता है। अगला प्रश्न, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है, यानी सभी जीवों के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, मूल स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर ढूंढना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हरे पौधे, तापक्रम, जल और सौर ऊर्जा। तो समस्त जीवों के लिए, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हैं सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट ऑप्शन घो है। अगला प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, चतुर्थ उपभोक्ता।
तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र की बात कही जा रही है और मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है उसे पूछा जा रहा है। तो मेढक यह मैदानी क्षेत्र में द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ख सही है। यदि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला पर दृष्टिपात करें तो सबसे पहले घास होता है और यह उत्पादक कहलाता है। उसके बाद आगे बात की जाए तो ग्रास हॉपर, यानी ग्रास हॉपर एक जीव है जो घास को खाता है, यह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाया। इसके बाद मेढक आता है। मेढक घास को खाता है तो यह द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। उसके बाद मेढक को पुनः सर्प खाता है तो यह तृतीयक उपभोक्ता। और चतुर्थ उपभोक्ता की बात करें तो बाज होता है। 8वां नंबर प्रश्न, वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं, यानी वह जीव जिनका भोजन पौधा भी यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी भी है, तो वह क्या कहलाता है? मांसाहारी, शाकाहारी, स्वपोषी, सर्वभक्षी। तो सर्वभक्षी यानी सर्वभक्षी वैसे जीव को कहा जाता है जो मांस और शाक यानी कि पेड़ पौधे से बना हुआ पदार्थ, पेड़ पौधे से उपजाया हुआ अनाज, उसके साथ साथ मांस भी खाता है, तो वह सर्वभक्षी कहलाता है। 9वां नंबर प्रश्न, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है? ऑप्शन को प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और ऑप्शन घो है को और गो, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रकार से है। तो मांसाहारी जीवों को कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर घो होगा। अगला प्रश्न, कवक एवं जीवाणुओं को किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कहा जाता है? कवक और जीवाणु को किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहा जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपमार्जक, इनमें से कोई नहीं। तो कवक और जीवाणु, इसका राइट आंसर अपमार्जक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर गो। अपमार्जक को यूँ समझें, यह अपघटनकर्ता के रूप में कहलाता है, यानी कि अपमार्जक मीन्स अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता और पौधे और जंतुओं के, यानी कि अपघटनकर्ता में होता क्या है कि पौधे और जंतुओं के मरे हुए शरीर का कवक और जीवाणु द्वारा अपघटन किया जाता है, जिसे अपमार्जक कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है? ऑप्शन है आहार श्रृंखला, आहार जाल, पोषी स्तर, पिरामिड। तो इसका राइट आंसर है को आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला से संबंधित यदि बात करें तो यह प्रारंभ करें उत्पादक से। आहार श्रृंखला को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो घास हो गया उत्पादक, उसके बाद ग्रास हॉपर, यानी यह घास को खाता है। उसके बाद ग्रास हॉपर को खाता है मेढक। तो ग्रास हॉपर प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, और मेढक को पुनः सर्प जब खाता है तो सर्प यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। तो यह आहार श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से में हम लोग आ चुके हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म यानी सबसे छोटा। तो शैवाल, जीवाणु, कवक, और घो नंबर ऑप्शन है खो और गो। तो शैवाल तो हो गया यह उत्पादक, तो इसके बाद जीवाणु और कवक है, तो इसे ही सूक्ष्म उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है, जिसे अपमार्जक भी कहा गया था, यानी कि अपघटनकर्ता भी इसी को कहा जाता है, जो कि हम लोग पिछले प्रश्न में देखे थे। 13 नंबर प्रश्न, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में छोटी मछलियाँ किस स्थान पर रहती है? ऑप्शन को प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर, तृतीय पोषीय स्तर, चतुर्थ पोषीय स्तर। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात की जा रही है और छोटी मछलियाँ,
तो यह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता, यानी कि द्वितीयक पोषी स्तर कहलाता है। इसका क्रम यदि देखें इस आहार जाल का, तो सबसे पहले शैवाल हो गया, ध्यानपूर्वक समझेंगे, शैवाल हो गया। शैवाल के बाद छोटे जंतु आ जाएगा, छोटे जंतु। उसके बाद छोटे जंतु को छोटी मछलियाँ खाती है, छोटी मछली। फिर छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, फिर बड़ी मछली को मांसाहारी पक्षी वगैरह खाते हैं। तो इस स्थिति में देखें कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में छोटी मछलियाँ किस स्थान पर हुई, तो छोटी मछलियाँ यहाँ पर हुई। शैवाल हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद छोटी मछली हो गई द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि द्वितीय पोषी स्तर पर होता है। 14 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है, ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, अपमार्जक, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्पादक से होगा, यानी कि आहार श्रृंखला हमेशा उत्पादक से प्रारंभ होता है, जिसे हम लोग अभी तुरंत उदाहरण के साथ समझे थे। शैवाल हो गया उत्पादक, छोटी जंतु, छोटी मछली, बड़ी मछली, इस तरह से मांसाहारी पक्षी तक, जो कि चतुर्थ उपभोक्ता के अंतर्गत होगा। लेकिन उत्पादक इसमें सबसे पहले शैवाल हुआ, जो कि आहार श्रृंखला को प्रदर्शित किया था। 15 नंबर प्रश्न है, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, पोषी स्तर, अपमार्जक। तो 15 का राइट आंसर होगा पोषी स्तर, यानी कि आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर को पोषी स्तर कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न, वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो वन पारिस्थितिक तंत्र की बात कही जा रही है कि कितने पोषी स्तर उसमें होते हैं। तो पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, अगला ऑप्शन है 8 और घ ऑप्शन है 4। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में पोषी स्तर का 4 प्रकार होता है, तो घ नंबर इसका सही ऑप्शन है। 17 नंबर प्रश्न में, पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है 50%, 100%, 1%, 10%। तो इसका सही ऑप्शन है 1%, मात्र 1% ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सौर ऊर्जा का पेड़ पौधे द्वारा। जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है, यानी कि सौर ऊर्जा है। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा का मात्र एक छोटा सा सूक्ष्म रूप है, 1% ही पेड़ पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? ऑप्शन है 1%, 10%, 50%, 25%। तो इसका राइट ऑप्शन है 10%। 19 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं, अधिकतम ऊर्जा किस स्थान पर रहती है? तो अधिकतम ऊर्जा किस स्थान पे संचित रहती है? ऑप्शन है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो यह ऑप्शन नंबर को इसका सही है। 20 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं, ओजोन का निर्माण होता है। ऑप्शन ऑक्सीजन के 2 अणु से, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से, ऑक्सीजन एवं परावैंगनिक किरणों से, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से। तो इसका राइट आंसर है कि ओजोन यानी कि O3 का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन खो होगा। और इसे थोड़ा सा हम लोग समझें कि जब ऑक्सीजन यूवी लाइट से प्रतिक्रिया करते हैं, परावैंगनिक किरणों से प्रतिक्रिया करती है, तो यह 2 भागों में विभक्त हो जाती है। ऑक्सीजन 2 भागों में विभक्त हुई और यह एक भाग और पुनः ऑक्सीजन जब यह प्रतिक्रिया करती है तो O3 यानी कि ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग होता है। तो CFC
से ओजोन परत नष्ट यानी कि क्षतिग्रस्त होता है। पूछा जा रहा है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ होता है, तो एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में, जेट इंजन में, इन सभी में। तो इसका तीनों यानी को खो गो, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, जेट इंजन, तीनों में सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन घ होगा इन सभी में। 22 नंबर प्रश्न, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने से कौन सी बीमारियां उत्पन्न? पहला ऑप्शन त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा कैंसर भी होता है और मोतियाबिंद, अर्थात ऑप्शन नंबर गो सही है। 23 नंबर प्रश्न, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को कहा जाता है। इसमें यह भी प्रश्न बन रहा है कि ओजोन स्तर में कमी कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है? पहला सीएफसी, दूसरा है एरोसोल, तीसरा है ओजोन छिद्र, इनमें से कोई नहीं। तो यह ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। 24 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो अजैव घटक, जैव घटक, दोनों, कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक थे, जैव और अजैव, इसलिए ऑप्शन नंबर गो सही है। 25 नंबर प्रश्न, जैव अवयव नहीं है, जलवायु, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो जैव अवयव नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर घो होगा अपघटनकर्ता। जैव अवयव है, जलवायु भी है, उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। 26 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। उत्पादक नहीं है, ऑप्शन है हरे पौधे, शैवाल, घास, ग्रास हॉपर। उत्पादक यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाता है। तो हरे पौधे तो है ही, शैवाल भी है, घास भी है, तो इसमें ग्रास हॉपर उत्पादक नहीं है, यह प्राथमिक उपभोक्ता है। 27 नंबर, हरे पौधे कहलाता है स्वपोषी, परपोषी, प्राणी संपोषी, मृतजीवी पोषी। तो हरे पौधे स्वपोषी कहलाता है, कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है। 28 नंबर प्रश्न, वह जीव जो अपना पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादक पर निर्भर कहलाता है, क्या कहलाता है? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटनकर्ता, प्राकृत। तो वह जीव जो अपना पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादक पर निर्भर करता है वह कहलाता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता आता है। 29 नंबर प्रश्न है, वह उपभोक्ता जो उत्पादक पर निर्भर रहता है क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो वह उपभोक्ता जो उत्पादक पर निर्भर करता है वह कहलाता है द्वितीयक उपभोक्ता। 30 नंबर प्रश्न, मनुष्य और तिलचट्टा हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य और तिलचट्टा सर्वभक्षी हैं, यानी शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, इसलिए इसे सर्वभक्षी कहा जाता है। कि सर्प जब खरगोश को खाता है, ध्यान दीजिएगा, सर्प जब खरगोश को खाता है तो वह होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो यह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। 32 नंबर प्रश्न है, सर्प जब कीटभक्षी मेढक को खाता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सभी। तो इसका राइट आंसर है तृतीयक उपभोक्ता, खो नंबर ऑप्शन। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? सर्प, मेढक, ग्रासहॉपर, घास। तो सर्प, मेढक, ग्रासहॉपर यह तो होगा ही नहीं। घास यह उत्पादक है, यानी यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन स्वयं बनाते हैं। 34 नंबर प्रश्न, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है हरा पौधा, मेढक, ग्रासहॉपर, सर्प। तो इसका राइट आंसर घो होगा सर्प। इसका यदि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र की बात करें आहार श्रृंखला में, तो सबसे पहले ग्रासहॉपर
यानी उत्पादक के बाद की बात कर रहे हैं, तो ग्रास हॉपर हो गया या प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, फिर सर्प हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। तो यही सर्प के बारे में है, यह तृतीयक उपभोक्ता हो जाता है मैदानी क्षेत्र में। 35 नंबर प्रश्न, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर खो है, यानी कि प्रथम उपभोक्ता। इसका तंत्र इस प्रकार से बनता है आहार जाल कि हरे पौधे, सबसे पहले हरे पौधे हो गया, इसके बाद हिरन हो जाता है, फिर बाघ। हरे पौधे हो गया उत्पादक, हिरन हो गया प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्रथम उपभोक्ता, फिर बाघ हो जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला को दर्शाता है? घास, मछली तथा मेढक, तो यह तो होगा ही नहीं। शैवाल, घास तथा ग्रास हॉपर, यह भी नहीं। घास, बकरी तथा मनुष्य, घास, बकरी तथा मनुष्य, यानी कि घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है, तो यही राइट आंसर है गो नंबर। गेहूं, आम तथा मनुष्य, यह भी गलत है। अगला प्रश्न, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं? ऑप्शन है प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधे एवं जल, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। तो इसका राइट आंसर घो है, यानी कि पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में कवक वगैरह जीवाणु कुछ आता है। 38 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, सभी दिशा में। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऑप्शन को सही है। 39 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। ओजोन परत का अवक्षय के लिए, ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? CO2, SO2, CFC, NO2। तो इसका राइट ऑप्शन है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कुछ रसायन FC भी है, यानी कि फ्लोरोकार्बन, उसके बाद CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन यानी कि O3 परत को प्रतिक्रिया कर O2 तथा O में परिवर्तित हो जाता है और ओजोन स्तर का अवक्षय का कारण यह होता है। एरोसोल में मुख्य रूप से CFC रसायन मौजूद रहता है, इसे भी समझ लें। अंतिम प्रश्न 40 नंबर, आहार श्रृंखला के हर पोषी स्तर पर भोजन का होता है। ऑप्शन दिया है स्थानांतरण, अस्थानांतरण, दोनों, कोई नहीं। तो यह स्थानांतरण होता है ऑप्शन नंबर को, यानी कि आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर, हम लोग प्रश्न देखे थे पीछे भी कि हर पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसे एक उदाहरण के साथ यदि हम लोग समझने का प्रयास करें तो सपोज कीजिए कि घास यानी कि उत्पादक एक है जहाँ पर 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित होती है और अगले स्तर पे यानी कि 10,000 का 10% निकालेंगे तो अगले स्तर पर से जो ही जाएगा, यानी ग्रास हॉपर, सपोज कि ग्रास हॉपर घास को खाया तो यहाँ पर यह 1,000 ऊर्जा संचित होती है। उसके बाद अगले पोषी स्तर पर जो ही यह जाता है तो पुनः 10% होगा और अगले स्तर में 10% यानी 1,000 का 10% निकालेंगे तो फिर 100 प्राप्त होगा, फिर आगे करेंगे। इस प्रकार से 10% हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होते जाता है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतने ही महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को लेकर के आए थे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जिसमें पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगले वीडियो में इससे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में पुनः इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।